क्लास 12th के सभी स्टूडेंट इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। समाजशास्त्र के कक्षा 12 पहला पाठ जो भारतीय समाज एक परिचय नाम का है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें एक टर्मिनोलॉजी है समुदाय, जिसकी परिभाषा यानी कि मीनिंग, समुदाय की मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में समुदाय की प्रकृति क्या होती है और इसकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समुदाय की एक बेसिक बात जो है उसको दोहरा लें। जैसे कि ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, कॉम और म्यूनिस, MUNIS। कॉम मतलब होता है एक साथ, म्यूनिस मतलब होता है सेवा करने की भावना, यानी समुदाय का मतलब हुआ सेवा करने की भावना। सेवा करने की भावना जो है उसी को हम कह सकते हैं समुदाय है। तो इसकी प्रकृति और विशेषता क्या होती है? समुदाय जो होता है वो बहुत ज़्यादा वैयक्तिक होता है, यानी कि हम कह लें कि समुदाय की अगर हम सिंपल से विशेषताएं अगर देखें तो समुदाय जो बहुत ज़्यादा वैयक्तिक होती है, यानी कि पर्सनल होती है। PER से काम चला लें, समुदाय जो होता है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है, यानी कि PERSONAL, बहुत ज़्यादा वैयक्तिक होता है। इनमें बहुत ज़्यादा आपस में घनिष्ठता होती है, यानी एक समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होती है, एक मित्रवत व्यवहार रहता है बहुत ज़्यादा। और उसमें समुदाय में जितने भी सदस्य होते हैं जो भागीदारी उसमें करते हैं, उनके बीच में एक सच्चे मित्र जैसा एक बहुत ही सुगठित समूह के रूप में वो रहते हैं। समुदाय जो होता है, अगर इसको हम C बोलें, C कम्युनिटी, ये परिवार की जो समूह है, जैसे कम्युनिटी भी समुदाय जो है ये भी एक प्रकार का समूह है, ग्रुप है। परिवार जो है ये भी एक प्रकार का ग्रुप है। लेकिन परिवार वाला जो ग्रुप है इसमें जो अपना सुगठित अगर रूप देखें, ज़्यादा लगाव वाला रूप देखें तो परिवार में ज़्यादा हम देख सकते हैं, यानी कि परिवार से लगाव कम्युनिटी से लगाव से ज़्यादा हो सकता है। कभी कभी कम्युनिटी से लगाव अधिक हो सकता है, परिवार से लगाव कम हो सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि परिवार से लगाव ज़्यादा होता है, कम्युनिटी से भी लगाव होता है लेकिन परिवार की अपेक्षा कम होता है, या कहें कि कम्युनिटी से ज़्यादा लगाव परिवार से होता है। और इसमें एक सभी लोग निजी तरीके से अपनी भागीदारी करते हैं और सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो ये समुदाय की मोटी मोटी बातें हैं। अब देखते हैं कि समुदाय की प्रकृति और विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता तो ये है कि इसका एक निश्चित भूभाग होता है। जितने भी समाजशास्त्री ने डेफिनेशन बनाई है समुदाय की, उसमें उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बताया है कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। जैसे एक बहुत बड़ा लैंड है, ये लैंड हो सकता है कि देश हो कोई, इस देश में जितने व्यक्ति रह रहे हैं उन व्यक्तियों का एक समूह है और इन सभी व्यक्तियों के समूह को हम एक साथ अगर देखें तो वो देश है। लेकिन इन्हीं व्यक्तियों के समूह में एक छोटा सा समूह ऐसा हो सकता है जिसकी अपनी एक साझी रुचि है, साझा इतिहास है, एक वो राष्ट्र की भावना उनमें रहती है, आपस में बहुत ज़्यादा उनमें लगाव है। हो सकता है बगल में दूसरी कम्युनिटी हो तो इस कम्युनिटी के बीच में खटास हो, इस कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के बीच में खटास हो, इसका दूसरे कम्युनिटी के बीच में खटास हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन एक कम्युनिटी के अंदर में जितने सदस्य हैं उनका आपस में मित्रवत व्यवहार रहता है, ऐसा देखा जाता है। तो निश्चित भूभाग होना चाहिए। निश्चित भूभाग का तात्पर्य यहाँ उन सीमा एवं घेरे से है जो किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं वाले नागरिकों को अपनी परिधि में सम्मिलित करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान का नक्शा कुछ इस प्रकार से ऐसे बनता है, ऐसे जाकर के पाकिस्तान का नक्शा बनता है। तो इस पाकिस्तान में जितने व्यक्ति रह रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में देखें जो पंजाब प्रांत है तो पंजाब प्रांत में पंजाबी लोग रहते हैं,
इधर सिंध प्रांत देखें तो इधर सिंधी लोग रहते हैं, और बलूच वाला क्षेत्र देखें तो बलूची लोग रहते हैं। तो जो पंजाबी वाली कम्युनिटी है और जो सिंधी कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में हो सकता है कि थोड़ी बहुत तकरार हो, लेकिन पंजाबी कम्युनिटी के अंदर में जितने सदस्य हैं उनके बीच में तकरार बहुत कम रहेगा, मित्रवत भावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उसमें आपस में रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम की हिंदू के प्रति रिलेशनशिप शायद अच्छे नहीं हो सकते हैं या कभी कभी अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर के जितने सदस्य हैं उनमें आपसी संबंध अच्छा होगा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को भी अगर बांटे दो रूपों में, जैसे एक है शिया SHIA शिया, और दूसरा सुन्नी SUNNI सुन्नी। तो शिया एक कम्युनिटी हो गई, सुन्नी एक कम्युनिटी हो गई, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के ही सब पार्ट हैं। तो शिया कम्युनिटी का सुन्नी कम्युनिटी के बीच में खटपट लगा ही रहता है, जैसे कि दुनिया को मालूम है। यहाँ तक कि सुन्नी लोग जो हैं वो शिया का उत्पीड़न भी करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पिछले दिनों ऐसा भी देखा गया कि सुन्नी लोग शिया को बर्खास्त या उनके बहिष्कार वाली बातें भी कर रहे थे। लेकिन जब मुसलमान कम्युनिटी की हिंदू से बात आएगी या किसी अन्य लोगों से, कहने यहूदी से अगर बात आएगी, जो बाइबल को मानने वाले लोग हैं, ईसाइयों से अगर बात आएगी, तो हो सकता है उनमें खटपट हो जाए। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के आपस में खटपट कम होगा। उसमें भी अगर सब कम्युनिटी देखें शिया सुन्नी, तो उसमें आपस में खटपट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन शिया में आपस में रहने वाले जितने लोग हैं या फिर सुन्नी में आपस में रहने वाले जो कम्युनिटी हैं, उनमें मित्रवत व्यवहार देखा जा सकता है। यानी कि एक हायरार्की रहती है। जैसे एक बहुत बड़ा समूह है मुस्लिम, इसमें आपसी सहयोग अच्छा है, लेकिन दो बढ़ गए शिया सुन्नी, तो इन दोनों में आपसी प्रेम उतना अपेक्षाकृत कम हो गया। तो इसमें सम्मिलित करता है मानव जाति की एक परंपरागत विशेषता रही है कि जब मानव परिवार किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चलने के लिए प्रयत्न करता है, तो वह उस स्थान को प्राथमिकता देता है जहां उसके समान सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक विचार वाले लोग रहते हैं। जैसे इज़राइल एक छोटा सा देश है जो कि कुछ ऐसे त्रिभुजाकार आकृति में है, इज़राइल देश। उसमें जितने लोग रहते हैं, इज़राइल देश में जितने लोग रहते हैं, लगभग वो यहूदी हैं, जिनको ज्यूज़ बोलते हैं, इंग्लिश में GEWS ज्यूज़ बोलते हैं। तो ज्यूज़ जितने भी होते हैं दुनिया भर में, वो लगभग इज़राइल में ही आकर के बसते हैं। अगर वो किसी दूसरे देश में हैं, अगर वो वहाँ से प्रवास करना चाहते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इज़राइल में ही आएँ। और इज़राइल की सरकार भी जो ज्यूज़ लोग हैं, यहूदी लोग हैं, उनको प्राथमिकता देती है कि उनको नागरिकता वहाँ की प्रदान कर दी जाए आराम से, उनको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो इज़राइल देश में जो यहूदियों का एक संगठन है या समूह है, उसको हम कह सकते हैं कि यहूदी कम्युनिटी वहाँ पर बन गई। दूसरा क्या विशेषता होता है समुदाय की, कि ये व्यक्तियों का एक समूह होता है। समुदाय से यहाँ तात्पर्य मानव जाति के समुदाय से है, जो अपनी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समरूपताओं के आधार पर, समरूपता यहाँ पर ये एक की वर्ड है, समरूपता, यानी एक जैसी रूप, यानी कि एक जैसी सामाजिक ढांचा, एक जैसी आर्थिक ढांचा, एक जैसी सांस्कृतिक ढांचा, एक ही जैसी राजनीतिक ढांचा जो है में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके समूह को हम समुदाय कह सकते हैं, के आधार पर एक निश्चित सीमा में निवास करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय में हम मानवीय सदस्यों को सम्मिलित करते हैं, न कि पशु पक्षियों को। यानी पशु पक्षियों को नहीं सम्मिलित करेंगे, मानव को सम्मिलित करेंगे, ये किसकी विशेषता है, सिंपल सी बात। और एक सामुदायिक भावना होती है। सामुदायिक भावना मतलब कि हम कह लें कि मनोवैज्ञानिक भावना, जो हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है, साइकोलॉजिकल लगाव कह सकते हैं, शायद स्पेलिंग गलत हो, साइकोलॉजिकल PHYCHOLOGICAL, स्पेलिंग क्लियर नहीं है, शायद सही या गलत भी हो सकता है ये। तो सामुदायिक भावना उसमें रहती है, यानी कि साइकोलॉजिकल लगाव उसमें रहता है समुदाय में।
सामुदायिक भावना का तात्पर्य यहाँ सदस्यों के आपसी मेल मिलाप पारस्परिक संबंध से है। वैसे तो संबंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सदस्यों में एक दूसरे की जिम्मेदारी महसूस करने तथा सार्वजनिक व सामुदायिक जिम्मेदारी को महसूस करने तथा निभाने से है। यानी कि जो राइट्स हैं, एक समुदाय के अंदर में जितने व्यक्ति हैं उनके जो राइट्स हैं उसका ख्याल रखा जाए, इस बात की उसमें एक जिम्मेदारी का बोध रहता है। और सर्वमान्य नियम मतलब होता, हम कह लें कि यूनिफॉर्म लॉज कह लें या यूनिफॉर्म रूल्स कह लें। यूनिफॉर्म रूल्स, UNIFORMRULES, यूनिफॉर्म रूल्स। यूनिफॉर्म रूल्स मतलब जैसे कि मुस्लिम कंट्री में देखें तो वहाँ पर शरीयत लॉ चलता है, SHARIET, शरीयत लॉ चलता है। तो जितने भी मुसलमान हैं वो शरीयत कानून के हिसाब से अपना जो उनका सामाजिक और राजनीतिक ढांचा है उसका निर्माण करते हैं और उसी के अनुसार वो चलते हैं। तो सर्वमान्य नियम होता है जिसको उस समूह के या उस समुदाय के जितने लोग हैं सभी लोग उसको मानते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्राथमिक रूप से समुदाय का प्रशासन समुदाय के सदस्यों द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर होता है। औपचारिक नियमों के अतिरिक्त समुदाय को एक सूत्र में बांधने, समुदाय में नियंत्रण स्थापित करने, सदस्यों को न्याय दिलाने यानी जुडिशियल पावर कैसी होंगी, कमज़ोर सदस्यों को शोषण से बचाव तथा शोषितों पर नियंत्रण रखने या सामुदायिक व्यवहारों को नियमित करने के लिए प्रत्येक समुदाय अपनी सामुदायिक परिस्थितियों के अनुसार अनौपचारिक नियमों को जन्म देता है। यानी अगर कोई भी कम्युनिटी होगी तो उसको शासित करने के लिए संविधान होना चाहिए, या कह लें कि रूल्स होना चाहिए या रूल बुक होना चाहिए, जिसको हम सम्मिलित रूप से संविधान कह लें। उस संविधान में जितने भी उसके कार्यकारी काम हैं, एग्जीक्यूटिव वर्क्स हैं या जुडिशियल वर्क हैं या लेजिस्लेचर वर्क हैं, इन तीनों का समावेश उसमें हो और जो भी वंचित शोषित वर्ग हैं उनकी अधिकारों की रक्षा करने की उसमें बात कही गई हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एक समुदाय है। जैसे कि भारत को कह लें तो ये एक बहुत बड़ा समुदाय है, लोगों का एक समूह भी है, एक निश्चित क्षेत्र भी है, बहुत सारे लोग रहते भी हैं और ये एक संविधान द्वारा शासित भी होते हैं। स्वतः उत्पत्ति, समुदाय जो होता है वो स्वतः उत्पत्ति होता है उसका। वर्तमान समय में कार्यरत विभिन्न शहरी आवासीय योजनाएं आवास की सुविधा प्रदान कर समुदाय के निर्माण में अवश्य ही सहायक साबित हो रही हैं, लेकिन प्रारंभिक काल में समुदाय की स्थापना एवं विकास में स्वतः उत्पत्ति की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में जब आखेटक समूह रहते थे या जनजातीय लोग, जो आदिवासी लोग रहते थे, तो वो किसी एक क्षेत्र में रह रहे हैं तो यहाँ से सारे संसाधनों का वो दोहन कर लिए, तो फिर वो दूसरे स्थान पर जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर रहने वाला एक जनजातीय समूह भी इस स्थान पर आ जाए, हो सकता है इधर रहने वाला जनजातीय समूह यहाँ पर आ जाए, यहाँ वाला यहाँ पर आ जाए। तो इनके कुछ कुछ सदस्य यहाँ पर और चारों तरफ के कुछ कुछ सदस्य जब एक जगह पर आएंगे तो उनमें एक नया समुदाय, एक नई कम्युनिटी का विकास हो जाए, इसके कहने का तात्पर्य ये है। और जबकि अभी की जो शहरी योजनाएं हैं या जो कमर्शियल बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाने की जो बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उसमें भी शहरों में बहुत सारे लोग विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनके बीच में एक कम्युनिटी का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कह लें शहरी समुदाय कह लें। विशिष्ट नाम यानी स्पेशल नेमिंग होती है, प्रत्येक समुदाय के स्वतः विकास के पश्चात उसे एक नाम मिलता है। लुमले के अनुसार यह समरूपता का परिचायक है। लुमले के अनुसार यह समरूपता का परिचायक है, यानी कि एक नाम मिल जाए उनको जिससे यूनिफॉर्मिटी उसमें झलके। यह वास्तविकता का बोध कराता है, यह अलग व्यक्तित्व को इंगित करता है, वह बौद्ध व्यक्तित्व का वर्णन करता है। कानून की दृष्टि में इसके कोई अधिकार एवं कर्तव्य नहीं होते। स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब जैसे पहले ही बताया कि जैसे ज्यूज लोग हैं,
ज्यूज़ लोग हैं, GEWS, यहूदी लोग हैं, उनके लिए एक अपना देश बना हुआ है जिसको हम कह लें इज़राइल। तो ये सभी लोग यहाँ पर जाएंगे, कहीं से दूसरे देश से आएंगे तो इज़राइल में ही जाएंगे, तो इनमें एक स्थायित्व है, यानी इनके लिए एक देश बना हुआ है, उसमें पूरी उनको संविधान के अनुसार उनको पूरी उनके अधिकारों की रक्षा, उनकी नागरिकता की बातें उसमें कही गई हैं। और जब स्थायित्व नहीं रहेगा तो समुदाय अगर बार बार टूटेंगे, व्यक्तियों के समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, उनमें सामुदायिकता की भावना नहीं रहेगी, मनोवैज्ञानिक रूप से जब लगाव नहीं रहेगा, वो आपसी अंतःक्रिया नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो समुदाय बिखर जाएगा। तो स्थायित्व एक बड़ा एस्पेक्ट है। स्थायित्व बहुधा एक बार स्थापित समुदाय का संगठन स्थिर होता है। एक स्थिर समुदाय का उजड़ना आसान नहीं होता। कोई विशेष समुदाय किसी समस्या के कारण ही उजड़ता है, अन्यथा स्थापित समुदाय सदा के लिए स्थिर रहता है। यानी कि कम्युनिटी आसानी से उखड़ती नहीं है, लेकिन अगर उखड़ जा रही है बार बार तो समझ लीजिए कम्युनिटी कमज़ोर है और उसका विनाश हो जाता है। लेकिन कम्युनिटी की एक विशेषता ये देखी जा सकती है कि उसमें स्थायित्व जो है वो ज़्यादा मात्रा में रहता है और ज़्यादा समय तक के लिए ही होता है। समानता यानी कि इक्वालिटी की बातें होती हैं। इक्वालिटी की बातें लगभग सभी करते हैं, लेकिन किसी भी कम्युनिटी में देखा जाए तो किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ इनइक्वालिटी यानी कि असमानता हम देख सकते हैं। चाहे वो जेंडर के रूप में देख लें, जैसे हिंदू कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें भी जेंडर के रूप में असमानता देख सकते हैं। जो कास्ट सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, उसके आधार पर भी हम असमानता और बहिष्कार इन सबको हम देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक समुदाय के भीतर समानता का भाव हो, ये आवश्यक होता है। लेकिन किसी भी समुदाय में लगभग किसी एक लिंग विशेष को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा देखा जाता है। समानता, एक समुदाय के सदस्यों के जीवन में समानता पाई जाती है। उनकी भाषा, लैंग्वेज, रीति रिवाज यानी कस्टम्स, रूढ़ियाँ आदि में भी समानता होती हैं। सभी सामुदायिक परंपराएं एवं नियम सदस्यों द्वारा सामुदायिक कल्याण एवं विकास के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए समुदाय में समानता पाया जाना स्वाभाविक है। तो ये कुछ बातें थी जो समुदाय की प्रकृति एवं विशेषताओं से संबंधित थी। इस वीडियो को चाहे तो नोट कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समुदाय से संबंधित 1-2 वीडियो और आएंगे वो मिल सके, और क्लास 12th की जितने वीडियोस हैं सोशियोलॉजी के, उनके वीडियोस मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।